मेरे गुरुवर प्रोफेसर शंभुनाथ जी और भाषा परिषद के महत्वपूर्ण सदस्य विमला पोद्दार जी, अन्य माननीय सदस्यगण, मंचस्थ उपविष्ट श्रीमती उमा झुंझुनवाला जी, प्रसिद्ध नाट्यकर्मी, मैं क्या उनके बारे में बताऊं। उपस्थित है यहाँ पर लेखक गीतकार प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण मुखोपाध्याय जी और मेरे समक्ष उपस्थित सभी विद्वतजन और प्रेस के जो पत्रकार यहाँ पर है और मेरे मित्र जो है, मेरे मित्र यहाँ पर है सुमिता चटोदार जी और मेरे कई विद्यार्थी भी हैं। आप सभी को मेरा सादर अभिवादन और खासकर जो डॉक्टर उर्वशी श्रीवास्तव जी जिन्होंने मुझे बुलाया है, यहाँ पर आमंत्रित किया है, और साथ ही भारतीय भाषा परिषद, भाषा संस्कृति से बंगली हिंदी परिषद के जो आयोजक हैं, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का जो है आयोजन किया है, आप सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद कि आपने इस पूरे कार्यक्रम में मुझे भी शामिल किया है। बात जहाँ तक आती है कि ये जो बंग भूमि है, जैसे कि अभी मेरी दीदी उमा जी ने कहा कि ये तो जो है संस्कारों की भूमि है, और आप जानते हैं कि नवजागरण के बाद जब आती है, यहाँ प्रसिद्ध इतिहासकार भी बैठे हुए हैं, हीतेंद्र पटेल जी और अन्य कई लोग हैं जो बंग भूमि के इतिहास से परिचित है, देशभर के इतिहास पर वो गवेषणा करते हैं, बात करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है नवजागरण कालीन जो एक समय था, उस समय इस बंग भूमि ने कई सपूत पैदा किए, जिनमें जैसे राजा राममोहन राय जी जैसे समाज संस्कारित थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाशय जी जिन्होंने स्त्री का, बल्कि मैं तो कहूँगी कि उसका उद्धार किया। आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ ये उनकी वजह से है। उन्होंने मुझे अपने जड़ों को तलाशने की वो जो है वो साहस दिया, और उसी तरह से हम देखते हैं आगे चलकर, एक मिनट बात थोड़ा सा, उसी तरह से जो है रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विश्व कवि बंग भूमि ने हमें दिया है, हमें माइकल मधुसूदन मिले हैं, हमें सर आशुतोष मुखोपाध्याय मिले हैं जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो कि प्रथम कुलपति थे, और साथ ही साथ ऐसे कई अनगिनत नाम हैं। अगर मैं भी लेना शुरू करूं साहित्यकारों में, सेना स्वतंत्रता सेनानियों में, और इसमें जिसमें कि सामने एकदम शुरू में ही आपने जो नाम देख रहे हैं जिन पर आज का ये कार्यक्रम है, सुभाष चंद्र बसु। असल में बांग्ला में हम उनको सुभाष चंद्र बसु ही कहते हैं, बोस नहीं कहते हैं। और इनके बारे में, इनका जन्म तो आप जानते हैं कि कटक में हुआ था, लेकिन इनकी पढ़ाई बाद में जो है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में हुई, और ये एक स्वाधीनता संग्रामी के रूप में, आप स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आप इनको देखते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि वो जो है एक बड़े चिंतक भी थे, और वो भविष्य दृष्टा भी थे, और बहुत अच्छे लेखक भी थे। और जहाँ तक ये है युवाओं को आगे चलने की प्रेरणा देने की बात हो, या फिर एक साहस, बुद्धिमत्ता, उसके साथ ही जो है शौर्य जिसकी बात हो रही थी, बार बार हो रही थी, शौर्य का, वीरता, सारी चीजें जो है जैसे उनमें समाहित हो गई थी। और सच कहिए तो अगर उस समय राजनीति की उस तरह की कुछ हेरफेर नहीं होती तो शायद ऐसा भी हो सकता था कि वो हमारे पहले जो है प्रधानमंत्री भी हो सकते थे। तो ये अलग बात है कि क्या हो सकता था क्या नहीं, लेकिन हाँ, एक व्यक्ति जो चले जाने के बाद भी इतने वर्षों तक जिनका हम अनुसरण करते हैं, जिनको हम उनके जन्मदिन पर, उनके मृत्यु दिवस पर याद करते हैं, समय समय पर याद करते हैं, और उनकी जो वाणी थी, जो आप जानते हैं कि जय हिंद, ये भी जो है ये भी उनका ही दिया हुआ है, और जो भी कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारी चीज़ें जो है अब एक मिथक का जो है एक हिस्सा बनकर रह गया है। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि उन पर अभी भी कई शोध जो है ना होना बाकी है। अब आते हैं बात जो है विषय पर। विषय को देखिए कितने सुंदर ढंग से उर्वशी जी ने जो है जोड़ा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भाषा संस्कृति। मुझे जो विषय कहा गया था कि आज की जो परिचर्चा है ये इसी पर है, तो मैं ये कहती हूँ कि इससे अच्छा विषय हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी, वीर सपूती नहीं थे भारतवर्ष के।
आप जानते हैं कि उनके बारे में और भी जो मैं मिथक की बात कर रही थी ना, अभी मैंने पढ़ा पिछले दिन जो गोमो स्टेशन है जहां उन्हें आखिरी बार देखा गया था और जहां से वो अफगानिस्तान के लिए रवाना हुए थे, तो वो कितना रोमांच पैदा करने वाला था। हम जो अभी थ्रिलर की बातें करते हैं, हम जो नेशनल जब हीरोज की बातें करते हैं फिल्मों में देखते हैं, हमें धुरंधर ने मचाए हुए हैं, लेकिन आप सुभाष चंद्र बोस को याद कीजिए कि किस तरह से वो यहाँ से जो है एक वेश बदलकर किस तरह गए थे। और अगर भाषाओं की बात करें तो ये एक मिथ भी हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई भी थी। कई जगह मैंने पढ़ी है कि वो 28 भाषा के जानकार थे और उन्होंने हमेशा जो है दूरदर्शी चिंतक होने के कारण उन्होंने भाषा और संस्कृति के माध्यम से हमेशा भारतीयों को एकता का संदेश दिया। वो कहते थे कि ये जो अलग अलग हमारी भारतीय भाषा है और जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, दरअसल इन सबको जो है एकता के सूत्र में अगर बांधा जा सकता है, और बांधने का काम कौन करेगा? हिंदी करेगी, ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने उस समय, आपको मैं बता दूं कि जो है 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने जो है इस बात का प्रस्ताव दिया था कि हिंदी और उर्दू का सम्मिश्रण यानी कि हिंदुस्तानी भाषा में जो है हम एक दूसरे को संपर्क करने की कोशिश करें। और जो है लिपि के कारण, लिपि का अगर जब उन्होंने जो है ये दिया तो उन्होंने कहा वाला दिया तो उन्होंने कहा कि लिपि जो है वो रोमन लिपि में होने दो क्योंकि अंग्रेजी की भी जरूरत है। अब मैं आपको अभी भी उर्वशी जी कह रही थी अपने व्याख्यान में कि अंग्रेजी जो है उसका वर्चस्व है, लेकिन मैं आपको बताऊं अंग्रेजी, इंग्लिश इज जस्ट अनदर लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। इसको हम लोग जो है वह बना देते हैं, डर जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल दूसरी तरह की भाषाओं की तरह ये एक भाषा है, उसे उस तरह से लीजिए और अपनी भाषा को इतना सबल बनाइए, इतना सशक्त बनाइए कि वो उसकी जगह ले ले, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी जो है वो विकल्प नहीं है दूसरी भाषा को, यह परिपूरक है, भारतीय भाषाओं के परिपूरक है, इसे इस तरह से लीजिए आप। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप अगर बंगाल की संस्कृति की बात हो रही है, उनकी भाषा की बात हो रही है, यहाँ के नवजागरण की बात हो रही है, तो आप देखिए यहाँ राजा राम मोहन राय से शुरू करके जितने बड़े समाज सुधारक हो या चिंतक हो या शिक्षाविद हो, उन्होंने सबने हिंदी के सामर्थ्य को पहचाना, उसकी शक्ति को पहचाना। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। राजा राम मोहन राय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वेदांत का एक बहुत शुद्ध संस्करण बनाया और हिंदी में बनाया और उसका पूरे भारतवर्ष में निःशुल्क उसका वितरण किया। पंजाब में बैठे थे नवीन चंद्र सेन, पंजाब शिक्षा विभाग में उस समय थे। मैं ये सारे नवजागरणकालीन पराधीन भारत की बात कर रही हूँ। उस समय उन्होंने वहाँ क्या किया, वहां पर उन्होंने जो है ज्ञानदायिनी नाम से जो है एक पत्रिका निकाली हिंदी में, लेकिन थे बांग्ला भाषी। आगे यहाँ चले आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जब अनुवाद की बात आती है तो कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये एक तरफा था, बंगाल से जो है सारी चीजें अनुदित होकर, जहाँ निस्संदेह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और उनकी मंडली का एक बहुत बड़ी भूमिका थी, जिन्होंने उसका पूरा अनुवाद किया, निबंधों का, नाटकों का, उपन्यासों का। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहला जो अनुवाद हुआ था हिंदी से हुआ था बांग्ला में, और वो किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया था। कौन सी पुस्तक थी, मैंने कौन सी रचना थी? बेताल पंचीसी, उसका उन्होंने बेताल पंचविंशति नाम से जो है उसका अनुवाद करवाया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये परंपरा पहले से थी। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, पदावली। ये जो पदावली के जो एक जो परंपरा है ना, जहाँ हम मैथिली तुरंत जैसी पदावली बोलते हैं हम मैथिली भाषा में चले जाते हैं और हम याद करते हैं विद्यापति जी को। तो आप जान के रखिए कि उसी समय से लेकिन बंगाल में भी जो है उस पदावली से बांग्ला भाषिक कवियों ने, खासकर कृष्ण भक्ति की जो परंपरा में जो कवि आते हैं, जयदेव, चंडीदास, बड़ू चंडीदास और भी कई, उन सब ने जो है उनसे लिया था। किस तरह से जो है वो मैथिली और वो हिंदी को लेकर खड़ी बोली और साथ में उसके अपभ्रंश के कुछ भाषा और बांग्ला को लेकर उन्होंने, मैं जानती हूँ यहाँ बांग्ला भाषी छात्राएं भी बहुत हैं जो अभी बड़े पद पर काम कर रही है। बताओ, ब्रजबुली, वेरी गुड। तो ब्रजबुली भाषा में जो पदावली का किया, तो एक खुशखबरी ये भी है, इसके चलते मुझे याद है कि आज ही वाणी से बंगभूमि में श्री कृष्ण, उसकी पूरी परंपरा पर मेरे एक पुस्तक आज ही जो है वाणी के स्टॉल में आ रही है। आप सब मुझे आशीर्वाद दें। तो ये क्या है कि भारतवर्ष, हमारी जो बांग्ला की जो संस्कृति है, ये अत्यंत जो है धनी है और जिसको कहते हैं कि एक रिच हेरिटेज हमारी है।
और इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े चिंतक, जो बड़े शिक्षाविद, जो बड़े स्वतंत्रता सेनानी, सबका कुछ ना कुछ योगदान रहा है। मैं बात कर रही थी सुभाष चंद्र बोस जी का। अच्छा देखिए, एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि ये जो हमारे कलकत्ता विश्वविद्यालय है, मेरे गुरुवर जो है शंभुनाथ जी हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं, बाद में जो है डायरेक्टर रहे हैं कई संस्थाओं के। तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो हिंदी विभाग है, आप जानते हैं पूरे भारतवर्ष में, सर आप भी मुझसे सहमत होंगे कि ये पहला हिंदी विभाग है भारतवर्ष का। और सोचिए, इसकी स्थापना सर आशुतोष मुखोपाध्याय ने 1917 में किया। कहाँ किया? कलकत्ता विश्वविद्यालय में किया। और जो सबसे पहले स्नातकोत्तर थे वो नलिनी मोहन सान्याल भी एक बांग्ला भाषी थे। इसलिए मैं ये नहीं मानती ये जो भाषाओं के बीच में विभेद और ये क्या, अभी मैं बात कर रही थी उमा जी से, तो मुझे नहीं दिखाई देता कहीं कहीं पर जो है राजनीति के चलते या कुछ अन्य कौन सी वो मतलब जो है समस्याएं हैं, कौन सी वो जो है मुझे नहीं मालूम प्रयोजन है जिसके चलते ये भाषा विभेद की बात यहाँ आती है। इस सभागार में मैं देख रही हूँ, यहाँ पर जो है पंजाब से है, यहाँ पर जो है गुजरात से है, राजस्थान से है, बांग्ला से तो है ही है, और तमाम जो है भारतीय भाषाओं के कई कई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें जो है ये कहीं राजनीतिकरण की बात हो सकती है, लेकिन अमूमन जो पाठक है, आप जान के रखिए, वो सारी भारतीय भाषाओं में लिखे गए साहित्य को बिल्कुल जिसको कहते हैं आत्मसात कर जाते हैं। लेखकों में, पाठकों में कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। हाँ, अगर बात यह है तो हमारे बीच वो जो एक पहले की जो है हमारी एक दूसरे से जो एक आदान प्रदान का एक रिश्ता था, कहीं ना कहीं वहां पर एक बाधक तो आ ही गई है। कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे को कतराते हैं। उस तरह मैं आपको बता दूं क्या, कभी केदारनाथ सिंह यहाँ आते थे और घंटों जो है सुनील गंगोपाध्याय के साथ अड्डेबाजी करते थे। ये जो परंपरा है, ये जो हमारी चीजें, इनको वापस लाना होगा, एक दूसरे से संवाद करना होगा, एक दूसरे से बातचीत करनी होगी। मैं आपको बताती हूँ, मेरी मातृभाषा बांग्ला भाषा है, लेकिन मेरे पिताजी आर्मी में थे, इंजीनियर थे, और अलग अलग जगहों में जो है उनका तबादला होता रहता था। मैंने उससे क्या सीखा, मुझे जहाँ ले जाते थे उसी स्थानीय स्कूल में भर्ती करा देते थे। नाराज होती थी मुझे, मैं बहुत गुस्सा आता था क्योंकि हर जगह जाती थी तो नई नई भाषा सीखनी पड़ती थी, उस स्कूल में उस भाषा में पढ़ना पड़ता था। बाद में मुझे जब मैं साहित्य अकादमी के साथ जुड़ी तो मुझे पता चला कि इन सारी भाषाओं को सीखने का और जानने का क्या जो है उसका लाभ होता है। क्या हुआ कि अगले कुछ पिछले जो है 20 सालों से मैं साहित्य अकादमी से जुड़ी हूँ और लगभग 8-9 भाषाओं में मैं काम कर रही हूँ। तो ये तो उन भाषाओं को जानने के कारण ही, और मुझे लगता है कि ये भाषाएं जो है ये बिल्कुल सेतु का काम करती है, और भाषा जो है वो संस्कृति और परंपरा का वाहक होती है, वो हमें ले जाती है। और मैं आपको बताती हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जो है ये एक हमारे अतुल प्रसाद सेन बहुत बड़े गायक कवि थे, उन्होंने बहुत सुंदर 2 पंक्तियां कही थी। कौन सी पंक्तियां थी? नाना भाषा नाना मौत नाना परिधान, विविधेरो माझे देखो मिलनवान। यानी भिन्न भाषा, भिन्न मत, भिन्न परिधान, विविधता के बीच देखो मिलन महान। तो वो महामिलन की जब हम बात करते हैं, दरअसल हम वो सांस्कृतिक और भाषाई एकता की ही बात करते हैं। असल में जो बाधकता है, जो बाधा है, वो हमारे मन में है, और उसे हम अगर जो है जोश के साथ उसका सामना करेंगे, उसे दूर करेंगे, तो निस्संदेह मुझे लगता है कि आगे इस तरह की कोई भाषाई विवेक की जो बात आती है हमारे सामने, हम उसको इस सेतु के माध्यम से हम इसको जो है कर पाएंगे। तो 2 चीजें और मैं बताऊंगी और फिर अपनी बात मैं जो है समाप्त करूंगी। अभी देखिए, भाषा और आत्मविश्वास, बार बार बात आती है कि आत्मभाषा भी देखना आपने कि एनईपी में भी बार बार कहा जा रहा है कि रीजनल लैंग्वेज में अपने मातृभाषा में जो है शिक्षण का माध्यम करें। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, हम लोग अपनी भाषा में अगर पूरा सिलेबस कर रहे हैं, अगर हम उसको जो है उसी भाषा में पढ़ाएं तो ड्रॉप आउट रेट्स कम हो जाएंगे। और ये बहुत पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, मातृभाषा को उन्होंने कहा था कि आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा अगर हम मातृभाषा में जो है अध्ययन अध्यापन करेंगे। उनकी 2 पुस्तकें अगर आपको मिले तो आप जरूर पढ़िएगा, गोरार कथा, और दूसरी ये बांग्ला में है, दूसरा द फंडामेंटल क्वेश्चन, ये 1926 में लिखी गई थे। इसके माध्यम से उन्होंने पूरे समग्र भारतीय युवा समाज को उन्होंने राष्ट्र गौरव की और उन्मुख होने का एक संदेश दिया था। और स्वनिर्भर भारत, जिसकी अभी इतनी बात होती, इतनी चर्चा, वो उन्होंने उस समय जो है उसका प्रस्ताव रखा था। और आजाद हिंद फौज, आप जानते हैं कि उसका जो गीत था, वो गीत आप याद कीजिए,
कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तो ये उन्होंने किस भाषा में किया था? उन्होंने उसको हिंदुस्तानी कहा था क्योंकि हिंदी और उर्दू का सम्मिश्रण था। लेकिन बात तो यही है कि उन्होंने भारतीय तहजीब, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, इन सबको सबसे ऊपर रखा। और मैंने जो कहा, आप जानते हैं कि कैसे व्यक्ति थे वो। सोचिए कि अपनी एक जिंदगी में इतनी सारी भाषाएं उन्होंने सीखी। ये भाषाएं कैसे सीखी, किन से, जो है अंतर्राष्ट्रीय जो प्रदेश है उनसे किस तरह से संबंध बनाने के लिए उन्होंने ये भाषाएं सीखी थी। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि वो केवल एक राजनेता या एक स्वाधीनता संग्रामी नहीं थे, वो बहुत बड़े दूरदृष्टा थे। और उनकी जो सोच थी वो 100 साल बाद की थी। उनको मैं आपको बताती हूँ सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि बांग्ला की मातृभाषा तो थी, उसके बाद अंग्रेजी जानते थे, हिंदी, उसके बाद जो है उड़िया, मैथिली और भी तमाम भारतीय भाषाएं, साथ ही जापानीज, फ्रेंच, रशियन, ये बहुत अच्छा, जर्मन, ये 4 भाषाएं भी वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो ये एक, मुझे लगता है कि एक अद्भुत समय है जब आयोजकों ने, उर्वशी जी ने जो है ऐसे जो है सुभाष चंद्र जी के विचारधारा को साहित्य और संस्कृति के साथ जोड़ा और एक जो है वो प्रस्ताव लेकर आए हैं कि इस पर काम हो। तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि हम जो है इस इतने बड़े जो है बंगाल के और पूरे भारतवर्ष के वीर सेनानी को सिर्फ जो है आज के दिन या किसी एक पर्टिकुलर दिन हम लोग उन्हें याद नहीं करेंगे, हम उनके आदर्शों पर चलेंगे तब कहीं जाकर मुझे लगता है कि उनके प्रति हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ जो मेरे गुरुजन बैठे सबको क्योंकि मेरे पिता